क्वेश्चन डिस्कस कर रहे थे। क्या चैप्टर था? इंक्लूसिव हो चुका था। आज हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, फोर्थ चैप्टर। इसका नाम होगा इंटेलिजेंस। बुद्धिमता। अगर सीटेट में देखा जाए, सीटेट में 150 नंबर का जो टेस्ट होता है, इसमें से 5 नंबर हर अलग अलग सेक्शन में, लैंग्वेज में भी इसके बारे में सवाल होते हैं, सीडीपी सेक्शन में भी होता है, मैथमेटिक्स में भी, साइंस में भी, सोशल में भी। इंटेलिजेंस यानी बुद्धि का संबंध किसी भी चैप्टर से रिलेट करके लगभग 150 में 5 प्रश्न पूछे जाने की संभावना होती है। और ये चैप्टर सीटेट में जितने चैप्टर्स हैं उन सब में सबसे ज़्यादा लंबा चैप्टर यही, सबसे टाइम टेकन। इसमें इंटेलिजेंस की थ्योरी शुरू होगी सिद्धांत 1 से, और 150 प्रकार तक पढ़ना है। सबसे पहले हम जानेंगे कि इंटेलिजेंस जो शब्द है इसका कॉन्सेप्ट कहाँ से आता है। पहला ही सवाल होता है, कॉन्सेप्ट ऑफ इंटेलिजेंस। बुद्धिमत्ता की संकल्पना कहाँ से आती है या किसने प्रस्तुत किया? कोई आइडिया? कोई नाम? कभी सुना है ऐसा सवाल? इंटेलिजेंस का कॉन्सेप्ट देने वाला सबसे पहला व्यक्ति था कैटल। कतेल या कैटल, इसको कई जगह अलग अलग नाम से पढ़ते और समझते हैं। इन्होंने इंटेलिजेंस के बारे में सबसे पहले शब्द इन्होंने ही दिया था, इसलिए कॉन्सेप्ट यानी आइडिया के बारे में जब कभी भी बात करेंगे तो हम कैटल का नाम पहले लेते हैं। दूसरी बात, अगर हम आईक्यू के फॉर्मूले को लिखते हैं, आईक्यू इज इक्वल टू फॉर्मूला होता है MA/CA मल्टीप्लाई बाई 100। ये जो फॉर्मूला है, इसमें जो आईक्यू वर्ड है, अभी तक हम सिर्फ इंटेलिजेंस की बात कर रहे थे, अब हम बात करेंगे इंटेलिजेंस कोशिएंट की, आईक्यू। आपसे ये भी सवाल कई बार सीटेट में पूछा जा चुका है कि आईक्यू का कॉन्सेप्ट किसने दिया था? आईक्यू के कॉन्सेप्ट किसने? ना, स्पीयरमैन नहीं। कॉन्सेप्ट पूछा जा रहा है, आप सिद्धांत बता रही हैं। ये बहुत रेयर क्वेश्चन है और 10 बार से ज़्यादा सीटेट में पूछा जा चुका है, और इतनी बारीकी से अगर नहीं पढ़ेंगे तो क्वेश्चन सामने से निकल जाएगा। आईक्यू का कॉन्सेप्ट लिखा है, तो कॉन्सेप्ट में नाम आता है स्टर्न का, बस यही एक शब्द है, स्टर्न। अब एक और नाम इंटेलिजेंस में आएगा, स्टर्नबर्ग, वो एक अलग व्यक्ति है। स्टर्नबर्ग का ट्राईआर्किक थ्योरी, वो अलग थ्योरी पढ़नी है, लेकिन हम पढ़ रहे हैं आईक्यू का कॉन्सेप्ट, आइडिया कहाँ से आता है, तो किसने दिया? स्टर्न। और स्टर्नबर्ग लिखे तो नहीं है, सिर्फ स्टर्न है। मेंटल एज को किसने दिया? मेंटल एज को दिया था बिने ने। क्रोनोलॉजिकल एज को किसने दिया? टर्मन ने। ये सब नाम सुना पहले? ये दोनों खंड अलग अलग आदमी ने दिया, बाद में दोनों को एक साथ डिवाइड के फॉर्म में लाया गया। 100 से गुना जो यहाँ मल्टीप्लाई बाई 100 किया गया है, ये किसने किया? तो ये भी टर्मन ने किया। अगर अलग अलग न पूछ के पूछे कि MA/CA दोनों को डिवाइड में किसने किया, तो टर्मन। एक शब्द पूछे तो CA को टर्मन ने दिया था, लेकिन मेंटल एज को बिने ने दिया। इन दोनों को डिवाइड में करने का काम किसने किया? टर्मन ने। यह सवाल आपसे ये पूछा जा सकता है, ओवरऑल फॉर्मूला जो ऊपर देख रहे हैं, फॉर्मूला किसने बनाया ये? तो सबसे ज़्यादा काम तो उसी का है। दोनों को डिवाइड किया टर्मन ने, CA को टर्मन ने दिया, 100 से गुना टर्मन ने किया, तो ओवरऑल फॉर्मूला किसने दिया? टर्मन ने दिया। अब बात समझ में आई? जितने नाम उतने सवाल, और सबको मिक्स नहीं करना है, जो पूछे उसका आंसर करेंगे, और मिक्स हुआ कहानी खत्म। अभी बात खत्म नहीं हुई है, अभी हम लिख रहे थे कॉन्सेप्ट ऑफ इंटेलिजेंस। इंटेलिजेंस, इंटेलिजेंस टेस्ट का कॉन्सेप्ट किसने दिया?
ये सब सिंगल सिंगल ऑब्जेक्टिव बनेगा। इंटेलिजेंस को टेस्ट कर सकते हैं, ये सबसे पहले किसने बताया? किसी ने बताया होगा तब तो कोई फॉर्मूला टेस्ट का बनेगा। किसने पहली बार बताया कि इंटेलिजेंस को टेस्ट भी किया जा सकता है? ये भी सबसे पहले कैटल ने बताया। इंटेलिजेंस शब्द को उसी ने दिया और कहा कि इंटेलिजेंस को टेस्ट भी कर सकते हैं कि व्यक्ति में किस प्रकार का इंटेलिजेंस है। तो इंटेलिजेंस टेस्ट के बारे में सबसे पहले कैटल ने बताया। अब एक और क्वेश्चन इसमें रिलेट होता है, ये सब अलग अलग ऑब्जेक्टिव हैं। एक शब्द और इसमें रिलेट होता है, इंटेलिजेंस मेजरमेंट। इंटेलिजेंस मेजरमेंट को कौन दिया? बुद्धि मापन। इस शब्द को सबसे पहले किसने दिया? आइडिया नहीं है। गाल्टन। ठीक। और पहला इंटेलिजेंस टेस्ट को किसने तैयार किया? टेस्ट बना होगा ना, ये तो टेस्ट का आइडिया दिए, सिर्फ कैटल ने कहा कि टेस्ट हो सकता है। पहला टेस्ट किसने बताया? फर्स्ट इंटेलिजेंस टेस्ट was made किसने? बिने एंड साइमन। इन दोनों लोगों ने मिलके दुनिया का पहला इंटेलिजेंस टेस्ट बनाया था। तो बोर्ड पर जितनी चीजें दिख रही है वो सब अपने आप में क्या है? आज तक पूछे हुए सवाल हैं। लेकिन उसका माइंड मैप ऐसे तैयार रखेंगे कि पता रहे कि हर चीज अलग है और हर नाम अलग है। तो जो पूछे वो आंसर करेंगे, मिक्स नहीं होना चाहिए। मिक्स हुआ मतलब कॉन्सेप्ट खराब। इसको नोट करेंगे, पहला काम है। सब बताएंगे, पहले बेसिक नोट हो जाए। अभी खत्म नहीं हुआ है, बोर्ड भर गया इसीलिए रुके हुए हैं। हो गए? इंटेलिजेंस मेजरमेंट का मतलब होता है बुद्धि मापन, माप करना। और टेस्ट होता है परीक्षण या जांच। हो गए? अब हम आएंगे, जो फॉर्मूला आपने लिखा उसको थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे, समझेंगे।
आई क्यू का फॉर्मूला हम लोगों ने लिखा, आई क्यू इज इक्वल टू MA/CA मल्टीप्लाई बाई 100। आई क्यू का पूरा नाम होता है, यहाँ हम लिख रहे हैं इंटेलिजेंस कोशिएंट। इज इक्वल टू मेंटल एज बाई क्रोनोलॉजिकल एज मल्टीप्लाई बाई 100। इसको कहते हैं बुद्धि लब्धि। बराबर हो जाएगा ये मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु गुना 100। इस तरह से ये फॉर्मूला पूरा नाम आपको समझ आया। मेंटल एज क्या होता है? बच्चा अपने मानसिक लेवल से पढ़ाई लिखाई में, सोच और समझ में कितना ऊपर या कितना नीचे है, वो उसका मेंटल एज होता है। और ये क्रोनोलॉजिकल मतलब बच्चों की जो रियल एज है, 10 साल 12 साल का बच्चा है या 15 साल का है, तो जो उसकी वास्तविक आयु है वही नीचे होगी और जो उसका मेंटल होगा वो ऊपर होगा। अब कई बार एग्जाम हॉल में जाने के बाद, अब एग्जाम तो 2-4 महीने बाद है, याद ही नहीं रहता कि एमए ऊपर था कि सीए ऊपर था। ऐसा जाके एग्जाम हॉल के अंदर कंफ्यूजन आ सकता है, कैसे याद रखेंगे? कैसे 3 महीना 4 महीना बाद भी याद रहेगा कि आईक्यू में एमए ऊपर होगा सीए नीचे होगा? कैसे उस वक्त याद रहेगा? कोई ट्रिक दिमाग में है? एग्जाम हॉल में जाके हो सकता है ना कि कौन सा वाला ऊपर था, एमए या सीए, फॉर्मूला तो घुमा फिरा के दिया जा सकता है। अब वहां जाके याद है कि था तो दोनों, लेकिन कौन ऊपर कौन नीचे गया। MA/CA कैसे याद रखेंगे? एमए ही ऊपर रहेगा। तो एग्जाम हॉल में जाके बाद अगर सीए वाला ऊपर फॉर्मूला लिखेगा तो याद रहेगा कहीं ये तो नहीं है, क्योंकि एग्जाम तो 3-4 महीने बाद होने हैं, अभी फरवरी चल रहे हैं। तो ये चीज़ें लंबे समय तक कैसे फिट रहेगी? पढ़ाई का अर्थ होता है जिसको कम से कम रिवीजन की ज़रूरत पड़े। जाके पूरा फिर मेहनत कर रहे हैं, इसका मतलब क्लास नहीं पढ़ पाए या क्लास में नहीं समझे। और क्लास में नहीं समझने का रीज़न है कि कॉन्सेप्ट से नहीं जुड़ पाया, पहले के आइडिया से रिलेट नहीं हो पाया। तो अगर नहीं रिलेट हो पा रहा है तो ऐसे भी याद रख सकते हैं कि माँ का प्यार 100 गुना होता है, तो माँ हमेशा ऊपर, का नीचे, और उसका प्यार 100 गुना। बस हो गया, सेट हो गया। तो माँ हमेशा ऊपर, माँ का प्यार 100 गुना, तो एमए ऊपर सीए नीचे 100, सेट हो गया। याद रहेगा? एक नंबर आने से मतलब है, कैसे याद रहे उससे क्या काम है। तो ये हुई बुद्धि लब्धि की बातें। अब इसमें इंटेलिजेंस कोशिएंट में बेसिक बातें समझ लिए। सवाल आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि 100 से गुना क्यों किया? फॉर्मूला बनाया तो 100 से गुना क्यों किया? क्योंकि कई बार डिजिट्स को डिवाइड करने के बाद दशमलव आ जाता है कि नहीं। तो संख्या 2 अंक के दशमलव तक निकालते हैं, तो 2 अंक के दशमलव को हटाने के लिए किससे गुना करेंगे? बात समझ रहे हैं? 2 अंक के दशमलव को हटाने के लिए 100 से गुना, दशमलव हट गया। तो इंटेलिजेंस हमेशा पूर्ण संख्या में, पूर्णांक में होती है, दशमलव में नहीं होती। इसलिए 100 से गुना करना पड़ा कि जो नंबर मिले वो कैसा मिले? कंप्लीट नंबर मिले, दशमलव के बिना। जैसे 115 आए, 110 आए, 95 आए, ऐसा नहीं कि 95.3 आए। अब इसको कहाँ रखेंगे भाई? पॉइंट का तो कोई कंसेप्ट नहीं है। आईक्यू तो पूरा पूरा आना चाहिए, 110, 120, 112, 115, दशमलव में नहीं होना चाहिए। अगर दशमलव में आपकी संख्या आ गई तो क्या करेंगे? यहाँ 100 से गुना करते ही दशमलव समाप्त। तो आपसे पूछा जाए कि 100 से गुना क्यों किया गया है, तो क्या कहेंगे? 100 का गुना दशमलव को हटाने के लिए किया गया है। हटाने के लिए, 100 का कोई काम नहीं है। दशमलव में संख्या आ गया तो उसे हटा देंगे, इसके लिए ही 100 से गुना किया गया है। और ये चीज़ 3 बार एग्जाम में पूछा जा चुका है अब तक।
अब एक क्वेश्चन लिखेंगे आईक्यू से रिलेटेड, ताकि सॉल्व करके देख सके हो रहा है कि नहीं। लिखिए, एक बच्चे की मानसिक आयु 15 वर्ष है तथा वास्तविक आयु 12 वर्ष है। एक बच्चे की मानसिक आयु 15 वर्ष है तथा वास्तविक आयु 12 वर्ष है, तो उसका आईक्यू निकाले एवं श्रेणी बताएं। तो उसका आईक्यू निकाले एवं श्रेणी बताएं। क्वेश्चन में देखते जाइए, मेंटल एज कितना दिया हुआ है, मानसिक आयु 15 वर्ष, यहां लिख दे रहे हैं 15 ईयर्स। क्रोनोलॉजिकल एज कितना दिया हुआ है, 12 वर्ष, 12 वर्ष दिया है। पूछ रहा है आईक्यू कितना होगा, तो आईक्यू का फॉर्मूला अभी अभी आपने लिखा है, MA/CA मल्टीप्लाई बाई 100। मेंटल एज तो 15 है, तो 15 ऊपर लिखेंगे, 12 नीचे, मल्टीप्लाई बाई 100। 15 में 12 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 15 में 12 से डिवाइड करेंगे तो 1 दशमलव समथिंग आएगा। कितना आएगा चेक करके बताइए। 12 एकम 12.30, 12 दूना 24, 1.2, 2 के बाद क्या, 25 मल्टीप्लाई बाई, अब 2 अंक के बाद दशमलव है, यहाँ 100 है, तो सीधे सीधे नंबर कितना मिल गया, 125 मिल गया। तो 100 का गुना क्यों हो रहा है समझ में आ गया ना। अब ऐसा नहीं कि आप 100 को ही पहले कटा दीजिए, दशमलव फिर इधर उधर करना मुश्किल हो जाएगा। 100 को चुपचाप छोड़ के रखना है ताकि दशमलव में अंक आए। 125 आ गया, तो जो इस बच्चे का आईक्यू 125 है वो किस श्रेणी में आएगा, सवाल तो ये भी है ना। तो 121 से लेकर 120 से लेकर 139 तक ये होते हैं वेरी सुपीरियर, अति श्रेष्ठ बच्चे को कहते हैं वेरी सुपीरियर। समझ गए। तो श्रेणी भी पता चल गया कि 125 किस में आएगा, प्रतिभाशाली नहीं, वेरी सुपीरियर, अति श्रेष्ठ बच्चा कहलाएगा ये। वेरी सुपीरियर को क्या बोलेंगे, अति श्रेष्ठ। हाँ, ये बच्चा अति श्रेष्ठ है, श्रेष्ठ से ऊपर। अब ये कैसे पता रहेगा किस बच्चे को कौन सी श्रेणी में रखा जाता है, तो आईक्यू सबसे पहला काम है आईक्यू को निकालना सीखना। आईक्यू निकालने आज गया, अगर सही सही निकाल पाए तब तो श्रेणी में कहाँ रखेंगे पता चलेगा। तो आईक्यू में 3 तरह के वेरिएबल्स हैं, एक मेंटल एज, एक क्रोनोलॉजिकल एज, तीसरा आईक्यू। अगर ये दोनों पता है तो आईक्यू निकलेगा। या कहेगा किसी बच्चे का आईक्यू 125 है और क्रोनोलॉजिकल एज 12 है तो मेंटल एज निकालिए, तो फॉर्मूला सेट कर लेंगे। मेंटल एज निकालना हो तो क्या करेंगे, MA निकालना हो तो MA इज इक्वल टू IQ। MA निकाल रहे हैं तो IQ का CA से गुना कर देंगे, IQ गुना CA डिवाइड बाई। तो इससे इसी फॉर्मूले को हम अपने हिसाब से जैसे मैथ में बदल लेते हैं ना, IQ निकालना है तो ऐसे बना लेंगे, CA निकालना हो तो ऐसे बना लेंगे। अपना सेट कर लीजिएगा, जो निकालने के लिए कहे उस हिसाब से फॉर्मूले में बदलाव कर सकते हैं। अगर क्रोनोलॉजिकल एज निकालना हो तो, अगर CA निकालना हो तो IQ यहाँ आ जाएगा, CA यहाँ क्रॉस, तो यहाँ करेंगे MA/IQ मल्टीप्लाई बाई 100। इन दोनों को एक्सचेंज कर देंगे तो CA निकल जाएगा। तो फॉर्मूले में सिर्फ चेंज करना है। तो 3 वेरिएबल में से 2 वेरिएबल हमेशा एग्जाम में दिया रहेगा, कहेगा तीसरा निकालिए, बस चेंज करेंगे और निकाल लेंगे। हो गया। एक क्वेश्चन और लिखिए, एक बच्चे का आईक्यू, एक बच्चे का आईक्यू 90 है, 90। एक बच्चे का आईक्यू 90 है और उसका मेंटल एज यानी मानसिक आयु, और उसका मानसिक आयु 15 वर्ष है, तो उसका वास्तविक आयु कितना होगा। तो उसका वास्तविक आयु कितना होगा, तो वास्तविक आयु को क्या बोलते हैं,
सी ए, इसका फॉर्मूला ये लागू कर देंगे। बोर्ड पर सारे फॉर्मूले हैं, बस उसी को इस्तेमाल कर लेना है एक्सचेंज करके, और देखना है कि हमें निकालने आ रहा है या नहीं। मैथमेटिक्स में जोड़ घटाव गुना करने आना चाहिए। एम ए कितना है, 15 साल है। आई क्यू कितना दिया हुआ है, 90, तो 15/90 गुना 100। कैसे सेट करेंगे कैलकुलेशन? सी ए निकालना हो तो हम लिखेंगे 15 मेंटल एज दिया है, आई क्यू 90 दिया है, गुना में 100। 15 छके 6 बार में 1/6 को करेंगे तो 100/6 कितना हो जाएगा, 17 छके 102, 16 दशमलव समथिंग आएगा। देख लीजिए बच्चे का 16.5 साल उम्र आएगा कि 17 साल आएगा, एग्जैक्ट देख लीजिए। 16 छक 96 होता है ना, 16.3 और फिर दोबारा 3 ही आएगा। तो मान लीजिए 16 साल 3 महीने का बच्चा निकला। बच्चे का वास्तविक आयु 16 साल 3 महीना है, यही नहीं निकलेगा? क्लियर हो गया? तो जो कहे क्वेश्चन में पहले उसको देख लेना है और फॉर्मूले को उसी के हिसाब से फिट कर लेना है। आईक्यू दशमलव में नहीं आना चाहिए, एज दशमलव में आ जाएगा। 15.5 साल का बच्चा है, 14.5 साल का है, एज आ जाएगा, लेकिन आईक्यू कभी भी दशमलव में नहीं आएगा। 100 से गुना करते दशमलव खत्म। हम अभी क्या निकाले हैं, एज, क्रोनोलॉजिकल एज, ये दशमलव में हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं। कैलकुलेशन समझ में आ रहा है? 10 साल में सिर्फ 2 बार कैलकुलेशन पूछा है, बाकी सिर्फ थ्योरी पूछता है एग्जाम में। कैलकुलेशन ना के बराबर, और बहुत बेसिक कैलकुलेशन है, बहुत आसानी से की जा सकती है। यहाँ 16.25 लिख लीजिएगा, ज़्यादा सही रहेगा। 16.25 साल का बच्चा है। सिक्स सिक्स ऐसे देखिए, 100/6 है, 16 छक 96 4, तो 16.66 कर दे, वही ठीक है। हम 3 लिखे थे, 6 कर दीजिए। जो कैलकुलेशन मतलब आए, जो कैलकुलेशन आए वो कर लीजिए, हम कैलकुलेट नहीं कर रहे हैं, आप ही से पूछ रहे हैं। तो अगर आपका कैलकुलेशन 16.66 है दशमलव में तो ठीक है, और नहीं तो कहिए हम कैलकुलेशन करते हैं। अब भाग देने नहीं आएगा तब मुझे देना पड़ेगा। ये तो समझ में आ गया कि 3 वेरिएबल में से 2 हमेशा दिया रहेगा और पूछा जाएगा तीसरा। आप निकालिए कि उसका मेंटल एज क्या है या क्रोनोलॉजिकल एज क्या है, या उन दोनों को देकर पूछे आईक्यू क्या है। इतना तो समझ में आ गया, आसान भी है। अब हम आगे बढ़ेंगे, आईक्यू की श्रेणी लिखेंगे। कैसे करेंगे? एक तरफ लिखेंगे आईक्यू और दूसरे तरफ उसकी लिखेंगे सीरीज, किस श्रेणी में वो आता है, और बीच में दे देंगे एक लाइन। लाइन सीधा है, ठीक। अब आईक्यू में हम लिखते हैं, आईक्यू और सीरीज में, आईक्यू में लिख रहे हैं 0 से 24। अगर किसी बच्चे का आईक्यू 0 से 24 के बीच आए तो सामान्य भाषा में हम लोग उसे कहते हैं इडियट, जिसका आईक्यू रूम टेम्परेचर से भी लो होता है। रूम टेम्परेचर मान लीजिए 25 है, 30 है, उसके उससे भी कम हो, 10 हो तो किसी किसी बच्चे को लोग गुस्से में कहते हैं ना कि इसका आईक्यू तो रूम टेम्परेचर से भी लो है, मतलब क्या है, वो किस श्रेणी में आता है, इडियट। और किसी को भी इडियट नहीं कह सकते। बच्चा तेज है, 90-80 आईक्यू लाता है, उसको आम बोलचाल की भाषा में कह देते हैं इडियट है, नहीं कह सकते। इडियट एक टर्म है और किस आईक्यू वाले को कह सकते हैं वही देखा जाएगा। दूसरा हम लिख रहे हैं 25 से 49, कोई भी डिजिट टकराना नहीं चाहिए। टकराएगा तो, अब 24 या 25 कर दे तो 2 25 दिखेंगे, यहाँ भी 25 यहाँ भी 25, तो होगा कि इसको कहाँ रखे, 25 आ जाए तो कोई डिजिट मैच नहीं करेगा। 25 से 49 को कहते हैं इम्बेसाइल। अब आ जाएंगे 50 से 74, इसको कहते हैं फीबल माइंड।
अब आते हैं 75 से 89 तक, इसको कहते हैं डल। अब ये 90 से 109, इसको हम लोग कहते हैं एवरेज। 110 से 119, इसको कहते हैं सुपीरियर। अब फिर लिखेंगे यहाँ 120 से लेके 139। 120 से 139 को हम लिखेंगे वेरी सुपीरियर, जो कि अभी अभी आया था, देखे ही थे। अभी 125 आया था ना, तो वेरी सुपीरियर में रखा गया था। 140 से लेके 159, इसको कहते हैं जीनियस, प्रतिभाशाली। 160 प्लस हो तो, 160 से ज़्यादा हो तो कहते हैं बहुत क्रिएटिव टाइप का बच्चा है। और जिसके बारे में लिखा जाता है एग्जैक्ट आइडिया नहीं है कि कितना हो सकता है, तो उसको क्या कहते हैं, गिफ्टेड। उसके दिमाग का आज तक कोई अंदाज़ा नहीं लगा पाया कि कितना, 200 भी हो सकता है, 250 भी हो सकता है, तो एग्जैक्ट लिखते हैं नो आइडिया कहाँ तक हो सकता है। तो ये सबसे अधिक बुद्धि वाले लोगों को कहते हैं गिफ्टेड। और ये आईक्यू और सीरीज, ये क्लासिफिकेशन किसने दिया, किसकी क्लासिफिकेशन पढ़ रहे हैं बोर्ड पर हम लोग, किसने क्लासिफाई किया, ये टर्मन ने ही क्लासिफाई किया था। जो बोर्ड पर लिखा हुआ है वो टर्मन की क्लासिफिकेशन है टोटल, उन्होंने ऐसे पार्ट पार्ट में बताया। सबका हिंदी अगर चाहे तो एक बार सुन लीजिए, नोट कर लीजिए। इडियट का मतलब होता है जड़ बुद्धि, जड़ बुद्धि। इम्बेसाइल का मतलब होता है मूढ़ बुद्धि, मुंह और ढ, मूढ़ बुद्धि। फीबल माइंड का मतलब होता है क्षीण बुद्धि, अक्ष से लिखिएगा, अक्ष, क्षीण बुद्धि। क्षीण का मतलब होता है एकदम कमजोर, संस्कृत में उसको कहते हैं क्षीण। हम एक भी हिंदी शब्द आसान वाला कभी नहीं लिखाते सीटेट में, जो सीटेट में शब्द पूछा जाता है वही लिखवाएंगे, भले वो एक बार में ना समझ आए, धीरे धीरे आदत पड़ती है सुनने की। क्षीण बुद्धि। डल माने क्या होता है, डल माने क्या, आम बोलचाल की भाषा में तो हम कह सकते हैं भोंदू है, सुस्त है, उसको डल कहते हैं। इसमें क्या कहा जाता है, इसका अलग एक और हिंदी होता है, डल का एक और हिंदी होता है, क्या कहते हैं उसको, बार बार हम भूल जाते हैं जब लिखवाना होता है। चलिए छोड़िए उसको, फिर आधा आधा के लिखें। एवरेज माने सामान्य होता है, लिखिए। डल हम याद करते हैं क्या होता है। सुपीरियर माने श्रेष्ठ, श्रेष्ठ, ठ लिखिएगा, श्रेष्ठ। वेरी सुपीरियर को अति श्रेष्ठ बोलते हैं, अति श्रेष्ठ। जीनियस माने प्रतिभाशाली, प्रतिभाशाली। क्रिएटिव माने सृजनात्मक। डल माने होता है मंद बुद्धि, फिर से लिख लीजिए आगे इधर, डल का मतलब नहीं भूल गए थे, मंद बुद्धि, डल को बोलते हैं। और कौन सा बच गया, गिफ्टेड, प्रतिभाशाली को बोलते हैं, हो गया वो, डल वाला भी लिख लिए। ठीक, अब सबके नाम क्लियर हो गए।
प्रतिभाशाली। और प्रतिभाशाली लोग दुनिया में गिनती के होते हैं, पूरी दुनिया में। इनमें देखा जाए तो सबसे ज्यादा बच्चे एवरेज बुद्धि के होते हैं, और एवरेज क्या है, ये है 90 से 109। इसमें 98% आबादी दुनिया की आती है। दुनिया में 98% लोग क्या है, एवरेज बुद्धि के हैं, सामान्य बुद्धि, औसत बुद्धि, इसी को कहते हैं। 1% लोग इससे कम है और 1% लोग इससे आगे हैं। यानी कि यहां से यहां तक टोटल कितना परसेंट है, हाँ, और सुपीरियर से लेके यहां तक, और बाकी एवरेज। लेकिन ये पूरी दुनिया यही 2% लोग चला रहा है। 98% तो काम में सहयोग कर रहा है, कुछ नया नहीं। यही 2% लोग हैं जो दुनिया को अपने हिसाब से चला रहे हैं, रन करा रहे हैं, कोई नई चीज, नई खोज, उन चीजों में आगे बढ़ रहे हैं, जिनको दुनिया को देखने का अपना एक नजरिया है। सामान्य लोगों की तरह वो दुनिया और उसके काम को नहीं देखते। और इनडायरेक्टली सबसे ज्यादा मतलब इन्हीं दोनों को सुनना पड़ता है, क्योंकि ये हमेशा ट्रैक से हट के बात करेगा जो लोगों को पसंद ही नहीं आएगा। 3 इडियट पिक्चर देखे थे? 3 इडियट पिक्चर में कहता है कि जितने भी एस्ट्रोनॉट होते हैं, एस्ट्रोनॉट, वो ये जो पेन लेके जाते हैं, उस पेन में स्याही होती है, और वहाँ वैक्यूम होने की वजह से, हवा होने की वजह से स्याही बह जाती है, कपड़ा खराब हो सकता है, वो नहीं चलता। तो ये करोड़ों का पेन बना जो एस्ट्रोनॉट को दी जाती है, लाखों लाखों रुपए का पेन बना जो एस्ट्रोनॉट को दी जाती है, किस काम के लिए, कि वो वहां कुछ लिखना चाहे तो उसे लिख सके, उसका पेन बहेगा नहीं। लाखों रुपए खर्च करके बनाया गया। तो उसी में आमिर खान पूछता है कि जब ये पेन बह सकता था तब पेन ले जाने की जरूरत क्या थी, 3 रुपए का पेंसिल खरीदते लेके चले जाते, वहीं से लिखते, लाखों रुपया क्यों खर्च किया। तो जो प्रोफेसर सामने थे उनके पास कोई जवाब नहीं, एकदम सन्नाटा कि कैसा सवाल पूछा। सारे लोग खूब खुश है, लाखों का पेन, ये वो, अभी वो सोच रहे हैं, और ये अलग ही सोच रहा है कि लाखों रुपया खर्च ही क्यों किया, 3 रुपए का पेंसिल खरीदते लेके चले जाते, उसमें निब का टेंशन नहीं है, बहेगा नहीं, लिखेगा ना, घर्षण होगा, लिखेगा, काम करेगा, तो क्या जरूरत है लाखों रुपए खर्च करने का। तो इसका जवाब कब मिलता है, पिक्चर के खत्म होने के बाद। वो कहता है कि उस वक्त मैंने तुम्हें जवाब नहीं दिया, रीजन क्या था, कि तुम्हें सोचने का अवसर मिले, तुम भी रिसर्चर बनो, पढ़ो, समझो। जब वो 4 साल पढ़ लिया तब कहा कि अगर ये निब जो पेंसिल की होती है वो गलती से टूट जाए तो वो हवा में तैरती रहेगी ना, किसी के आंख में, नाक में, कान में, कहीं भी घुस सकती है, चुभ सकती है, इसलिए पेंसिल वहां लेके नहीं जा सकते। इसीलिए लाखों रुपए खर्च करके पेन बनाया गया जो वहां लिख सके। तो दोनों अपनी अपनी जगह सही थे। आइडिया है ये, यहाँ का आइडिया है, इंटेलिजेंस है कि दुनिया को या काम को हम किस नज़र से देख रहे हैं। क्रिएटिविटी इतनी ज़्यादा है, ये चीज़ इतना डिमांड है मार्केट में इस चीज़ की कि कोई समझ नहीं सकता, और लोगों को पता ही नहीं ये चीज़ क्या है। लोग इसको पढ़ाई में ढूंढते हैं। दुनिया का ऐसा कोई काम नहीं है जो क्रिएटिव ना हो। टीचर के पढ़ाने की टेक्निक्स क्रिएटिव होती है, जो बाकी से अलग उसको बनाता है। उसके बोलने का अंदाज, उसके शब्द भंडार, उसके इलेबोरेशन, प्रोनाउंसिएशन, पिचमेंट, इन सब चीज़ों को देखा जाता है कि वो कितना क्रिएटिव है अपने फील्ड में। आप रील्स देखते हैं, किसी की रील्स देख के हंसी क्यों आती है, उसी लाइन, उसी बात को प्रेजेंट करने का तरीका उसका बड़ी अजीब है, वो देख के हंसी आता है। करे वो हमें नहीं आता है, उनको दूसरों तीसरे को नहीं आता है, लेकिन जिसे आता है वो एक्टिविटी, उसकी क्रिएटिविटी देख के हंसी आती है कि देखो तो इसने क्या सोचा। ऐसी ऐसी चीजें, आप जाइएगा, रील्स देखिएगा, शॉर्ट वीडियोस देखिएगा, आजकल हर आदमी उस पर काम कर रहा है और अपने तरीके से इसको प्रेजेंट कर रहा है। तो रील्स देख के जो लोग हंसते हैं वो किसी की क्रिएटिविटी है जिसको देख के हमें हंसी आता है। मेरी बात सुन के क्यों नहीं हंसी आ रहा है, लेकिन यहाँ कपिल शर्मा खड़ा होता है और मेरी ही बात को अपने अंदाज में कहता तो हंसी आती। उसके प्रेजेंट करने का तरीका यूनिक है, क्रिएटिव है। वही लाइन मैं कहूं तो किसी को हंसी नहीं आएगी, और वही लाइन वो बोले, सेम लाइन, बातचीत करना ही है, तो लोग खूब हंसते हैं।
क्योंकि प्रेजेंटेशन का तरीका यूनिक है, जो उसकी अपनी एबिलिटी को बताता है, वही क्रिएटिविटी है। एक आर्टिस्ट, जो फिल्म मेकर्स होते हैं, बहुत सारे डायरेक्टर्स हैं, लेकिन कुछ ही डायरेक्टर पूरी दुनिया में अपने नाम रोशन कर पाए, क्यों? क्रिएटिव है अपने फील्ड में। वो जो कर रहे हैं वो दूसरों की तरह नहीं है, उससे अलग। और जो वो काम कर रहे हैं उसकी वजह से लोगों को वो चीज़ पसंद आ रही है कि बड़ी यूनिक आइडिया के साथ है। अभी जितने भी साउथ में पिक्चर बनी है सब यूनिक लेवल की है। बाहुबली से शुरू हुआ, बाहुबली के बाद केजीएफ बनता है, केजीएफ के बाद पुष्पा बनता है, पुष्पा के बाद ऐसी कई कितनी सारी पिक्चर्स लाइन में हैं जो उस स्टैंडर्ड को फॉलो कर रहे हैं। इसका मतलब क्या? कि उनके क्रिएटिव आइडिया जो अब तक किसी ने इस्तेमाल नहीं किया था वो किया जा रहा है। उनके डायरेक्टर्स की बातें, चीज़ें लोगों को पसंद आ रही है। तो क्रिएटिविटी हर फील्ड में होती है, टीचिंग में भी होती है। कभी कभी किसी टीचर का वीडियो वायरल होता है ना कि 5 उंगली के गिनती पे पहाड़ा सिखा दे रही है, पहाड़ा पढ़ना। कहती है कुछ नहीं, बस 5 उंगली, इसी से पूरा पहाड़ा पढ़ लेना है। उसका वीडियो मतलब पूरे इंडिया में लाइक किया गया कि क्या यूनिक तरीका है पढ़ाने का। वही यूनिक तरीका उसे दूसरों से अलग बनाती है, जिसे क्रिएटिव कहते हैं। वो किसी किताब में नहीं मिलेगा, किसी ने अपनी मेहनत से उस चीज़ को तैयार किया है। तो आज के डेट में डिमांड किस चीज़ की है? क्रिएटिविटी की। कोई भी फील्ड हो, आप क्रिएटिव हैं, आपकी डिमांड है। एजुकेशन के फील्ड में हो, किसी वर्क में हो, काम में हो, वीडियो एडिटिंग, वीडियो क्रिएटिंग, कुछ भी कर रहे हो, एक्टिंग कर रहे हो, गाना गा रहे हो, सब में क्रिएटिविटी चाहिए। क्योंकि आप किसी की तरह गाते हैं तो नहीं चाहिए, आप अपनी तरह से नए अंदाज में गाना गाइए, वो लोगों को पसंद आ रहा है। तो अभी अभी हमने टर्मन की क्लासिफिकेशन को पढ़ा और समझा। बहुत पता नहीं कैसे टीचर्स हैं जो चीज़ों को बताते हैं। क्रिएटिव आइडिया जो आप सुनेंगे, हर आदमी कंटेंट लिख रहा है आज के डेट में कि क्या करे कि इसमें मतलब लोगों को हंसी आए, मजाक जैसा लगे, कुछ अजीब अजीब बातें। और वो सुन के लग रहा है कि ये वो सोच सकता है, मैं क्यों नहीं सोच सकता? क्योंकि हम क्रिएटिव नहीं है, हम उस फील्ड में काम नहीं कर रहे हैं, इसलिए मेरा उस फील्ड से संबंध नहीं है। लेकिन जो कर रहा है उसका आइडिया देख के अच्छा लगता है, हंसी आती है और लगता है कितना यूनिक सोच रहा है। एक बच्चे से कहा गया, सिंपल सी बात है, क्रिएटिव आइडिया में किसी टीचर ने बायोलॉजी पढ़ाते हुए लिखा है कि बहुत से लोगों में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बहुत तेजी से बढ़ी है। बोर्ड पर कोलेस्ट्रॉल लिखा है। अब सरकारी स्कूल में टीचर बोर्ड पर लिख देता है कोलेस्ट्रॉल, बोलता नहीं है, आया ये स्पेलिंग बोर्ड पर लिख दिया और एक बच्चे को खड़ा किया, पढ़ो तो क्या लिखा है। तो किसी ने पढ़ के बताया कि सर छोले सही लिखा है, आगे गलत लिखा है। बात समझ में आ रही है? उसको ये नहीं पता कि ये पूरा एक टर्म है। वो कह रहा है छोले सही लिखा हुआ है, ये जो आगे लिखा हुआ है भटूरे नहीं, कुछ और लिखा है, भटूरे गलत लिखा है, छोले सही लिखा है। अब टीचर को सुन के क्या लगेगा? क्या लगता है सुन के कि इसको कोलेस्ट्रॉल शब्द की जानकारी नहीं है, या वो मजाक किया है अपने नए अंदाज में कि इसको अलग तरीके से पढ़ रहा है। इसमें छोला भटूरा दिख रहा है नहीं ना, लेकिन पढ़ने में कोई उस वर्ड में से वर्ड निकाल सकता है, ये तो छोला जैसा दिख रहा है। बहुत सिंपल सी चीज़ है। इसके अलावा अभी हाल फिलहाल में एक छोटे बच्चे से पता नहीं किसने ये मैथ्स लिख के पूछा कि फुल फॉर्म बताओ इसका। हर सब्जेक्ट का, विषय का फुल फॉर्म जैसे टीचर का होता है, टैलेंटेड होना चाहिए, एफिशिएंट होना चाहिए, तो इसी तरह मैथ्स का फुल फॉर्म क्या होता है। तो जिस बच्चे को मैथमेटिक्स नहीं आती या डर लगता है, उस बच्चे ने मैथ्स का फुल फॉर्म बनाया है कि मेरी आत्मा तुम्हें हमेशा सताएगी। अब देखो भाई, ये हम और आप नहीं सोच सकते कि ऐसा कोई फुल फॉर्म बनाया जा सकता है। ये किसी की क्रिएटिविटी है जो इसी शब्द को, इसी चीज़ को एक नए अंदाज में प्रस्तुत कर रहा है। अब ये कोई पहली बार सुनेगा तो कहेगा बात तो ये भी सही है, इसी विषय से तो दुनिया घबराती है, बच्चे घबराते हैं। तो लिखा है मेरी आत्मा तुम्हें हमेशा सताएगी, हो गया मैथमेटिक्स, मैथ्स का काम खत्म। तो कंटेंट वही है, बातें वही है, लेकिन प्रेजेंटेशन में क्या दिख रहा है? क्रिएटिविटी। मैथ हमने हजारों बार सुना होगा शब्द अब तक, लेकिन हमने इस तरह से कभी नहीं सोचा कि ऐसा कोई कह सकता है। हिंदी पढ़ रहे थे, हिंदी में पूछा लिंग के प्रकार बताएं, लिंग कितने प्रकार के होते हैं? तो बोला 4 प्रकार के होते हैं। अब टीचर थोड़ा सा देर तक कंफ्यूज, भाई 4 प्रकार के लिंग, हम लोग तो 3 ही सुने थे, स्त्रीलिंग,
होता है, आपने सुना है? पुलिंग सुना है? सुना है ना? उभय लिंग सुना है? और चौथा वो नया नाम बता रहा है, डार्लिंग। अब बताइए कि क्रिएटिविटी नहीं तो और क्या है? उसको तो सब एक जैसा वर्ड मिलता जुलता है तो उसको नोट कर लिया, उसको लग रहा है ये भी लिंग का प्रकार है। तो बच्चों में चीजें नए तरीके से जो प्रेजेंट करने की क्षमता है, जिसके जैसे हम और आप नहीं सोच पा रहे हैं, इसके आइडिया गलत नहीं है, हमसे और आपसे अलग है। अगर टीचर इसको कहने लगे तुम गलत हो, तुम हर चीज गलत बोल रहे हो, गलत कर रहे हो, तो क्रिएटिविटी क्या हो गई? समाप्त। वो बच्चा फिर नया सोचना बंद कर देगा। तो ये वही 2% 1% लोग हैं जो दुनिया के तरीकों से अलग सोचता और करता है, जिसे सुनकर बाकी लोग सोचते हैं करे हमने तो कभी सोचा ही नहीं कि ऐसा भी हो सकता है। तो ये शब्द भी अपनी जगह सही है, लेकिन इससे काफी मिलता जुलता है, लेकिन इस चैप्टर से इसका कोई संबंध नहीं है। तो हम गलत ना कहे बल्कि क्या कहे कि इससे इसका संबंध नहीं है, लेकिन ये शब्द सही है। क्या डार्लिंग शब्द नहीं होता? होता ही है। स्त्रीलिंग होता है, पुल्लिंग होता है, सब होता है, वो भी होता है। तो क्रिएटिविटी इंटेलिजेंस पर डिपेंड करती है, और इसके लिए व्यक्ति को बहुत तेज होना जरूरी नहीं है, बहुत पढ़ा लिखा होना जरूरी नहीं है, कोई भी हो सकता है। एक गांव का सामान्य किसान भी क्रिएटिव हो सकता है। ऐसे ऐसे वो कृति या काम करके खेतों में दिखाएगा कि मैं इस तरह से खेती करता हूँ या काम करता हूँ, वो उसका क्रिएटिव आइडिया है। एक खेत में कई तरह के फसल उगा लेता है, खेत के ऊपर रस्सी वगैरह बांध के लटक के फलने वाले फल नीचे अलग 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 सब करके काम कर रहे हैं, वो उसकी क्रिएटिविटी है। तो डिपेंड करता है हमारी बुद्धि पर सब कुछ, कि हम उसका इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं। सामान्य नहीं बनना है। अब इस बुद्धि के वितरण को समझाना है तो मुझे समझाना होगा एनपीसी। बुद्धि के वितरण को समझाने के लिए हम एक टर्म लिख रहे हैं, नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व। सामान्य संभावित वक्र इसको कहा जाता है। ये आपके घंटे के आकार का होता है, घंटा जैसे बनता है ना, ये बिल्कुल इसी आकार का होता है, घंटी के आकार का। इस घंटी के आकार में अगर हम पतले पतले लाइंस खींच दें, इस तरह से जो हम लाइन बना रहे हैं ताकि इसको डिवाइड कर सके अलग अलग। ये जो लाइन है जो पिक पॉइंट पर है यहाँ, ये सबसे बड़ी लाइन दिख रही है, क्योंकि इसके बाद तो ढल रहा है, इसके इधर भी ढल रहा है, तो सबसे बड़ी लाइन बीचों बीच दिख रही है। अब इसमें जो इधर दिख रहे हैं 1% लोग आपके इधर आते हैं माइनस में। थोड़ा सा इसको और मोटा कर दें। इधर हम माइनस लिखे और इधर प्लस लिखे, तो माइनस में इधर 1% लोग आते हैं और इधर प्लस में भी। तो जो एवरेज होते हैं, ये वाला जो टर्म है ये होता है एवरेज, बीचों बीच जिसकी संख्या सबसे ज्यादा है। एवरेज से आगे भी से केवल 1% लोग पाया जाता है। मतलब यहाँ टोटल को ले ले इस तरह से, थोड़ा इसको मिटा रहे हैं ताकि और स्पष्ट कर सके कि एकदम कम बुद्धि नहीं ले रहे हैं। एवरेज के जस्ट सटे हुए आगे बढ़े तो मैक्सिमम कितने % लोग हो सकते हैं, और एकदम नीचे लेवल पे आए तो 1% है, बाकी सब मिला के मैक्सिमम 2% हो सकते हैं। इधर एवरेज से नीचे माइनस में पहुंचे तो कम बुद्धि वालों में, तो इधर भी मैक्सिमम 2%। तो जो बाकी सेक्शन है एवरेज का वो कितना हो गया, 96% एवरेज का अपना पूरा एरिया हो जाता है।
और ये है पूरी दुनिया में बुद्धि के वितरण को रिप्रेजेंट किया जाता है एनपीसी पर, नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व पे। लाखों में जब इंटेलिजेंस टेस्ट हो, लाखों लोगों का, और इंटेलिजेंस को शो करना हो तो इसी पे करते हैं। छोटे छोटे वैल्यू के लिए मीन मीडियन मोड निकाल के काम चला लेते हैं, 10 20 50 100 लोगों का। लेकिन जब लोगों की संख्या हजारों में या लाखों में हो तो उसका रिप्रेजेंटेशन, जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होगा, वो किस पे होगा? एनपीसी पर। एनपीसी को किसने दिया था? एनपीसी को जिस व्यक्ति ने दिया था उसका नाम था डी मोइवर, और ये फ्रांस के रहने वाले थे। इन्होंने इस शब्द को दिया था एनपीसी। क्या नाम था उनका? डी मोइवर। और उन्होंने एनपीसी शब्द को पूरी दुनिया को दिया कि रिसर्च में आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। तो इंटेलिजेंस तो पूरी दुनिया, यानी 900 करोड़ की आबादी की बात कर रहे हैं हम। अगर बिहार में भी करें तो बिहार में भी लाखों लोग पार्टिसिपेट कर सकते हैं ना। तो उनका डेटा कैसे प्रेजेंट करेंगे? एनपीसी पर, कि इतने लोग एवरेज हैं जिसका परसेंटेज ये है, और 1% से कम, और एवरेज से इधर कितने लोग ज़्यादा हैं वो। तो मैक्सिमम यही फिगर आउट हो पाता है। अब चाहें तो नोट कर लीजिए। नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व, इसको कहते हैं सामान्य संभावित वक्र। कभी कभी सवाल ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि एक आइडियल एनपीसी की पहचान क्या है? आइडियल एनपीसी में मीन इज इक्वल टू मीडियन इज इक्वल टू मोड। तीनों आपस में बराबर हो जाए तो कहा जाता है कि ये आइडियल है। आइडियल माने एक आदर्श एनपीसी की पहचान है, आदर्श रूप। वो तभी हो सकता है जब मीन मीडियन मोड तीनों का वैल्यू एक बराबर हो, तब हम कहेंगे कि ये एनपीसी बिल्कुल आइडियल यानी आदर्श रूप में है। और अगर वैल्यू अप एंड डाउन है तो आदर्श एनपीसी नहीं है। और ये कब संभव है कि तीनों बराबर हो जाए? इसी पॉइंट पर, जो यहाँ पॉइंट बनाए हैं ना, यहीं पे मीन मीडियन मोड तीनों इक्वल होते हैं उस पॉइंट पे, सबसे ऊपर वाले पॉइंट बिंदु पे। अभी एनपीसी से रिलेटेड क्वेश्चन आपको सीटेट में नहीं पूछा गया, लेकिन बीएड में इस पर बहुत जोर देकर पढ़ाया जाता है सेकेंड ईयर में। एनपीसी क्लियर नहीं होगा तो आप बच्चों का टेस्ट लेकर रिप्रेजेंटेशन ग्राफिकल नहीं कर पाएंगे। ये सीखना बहुत ज़रूरी है, लेकिन बीएड में न पढ़ने की वजह से हम सीटेट में बताते हैं इसको। ठीक है। यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत? अभी तो इंटेलिजेंस की शुरुआत हुई है, अभी तक सिर्फ बेसिक जान रहे हैं हम लोग, कहाँ कहाँ से आते हैं, कैसे कैसे होते हैं। इंटेलिजेंस की थ्योरी देने वाला सबसे पहला व्यक्ति कौन था? इंटेलिजेंस की थ्योरी सबसे पहले किसने प्रस्तुत किया था, पहला थ्योरी? इंटेलिजेंस की सबसे पहली थ्योरी बिने के नाम से आती है। बिने। बहुत सारी थ्योरी पढ़नी है लेकिन वो आज नहीं पढ़ाएंगे। अब थ्योरी शुरू करेंगे दूसरे क्लास में, ताकि लगातार सिर्फ थ्योरी पर बात हो सके। आज एक चीज़ और नोट करेंगे इसमें,
दो तीन पॉइंट लिखेंगे। डिफिनीशन अभी तक इंटेलिजेंस का नहीं लिखे, लिखिए। टॉपिक लिख लीजिए, डेफिनेशन ऑफ इंटेलिजेंस यानी बुद्धि की परिभाषा। बुद्धि की परिभाषा। इसमें पहला परिभाषा लिखेंगे, किसी काम को करने या सीखने की क्षमता बुद्धिमत्ता कहलाती है। किसी काम को करने या सीखने की क्षमता बुद्धिमत्ता कहलाती है। हो गया। ये बहुत बेसिक सी परिभाषा है। मैं कोई काम कर सकता हूं, इसका मतलब उस काम से रिलेटेड बुद्धि मेरे पास है, या काम कर नहीं सकता लेकिन उसे सीख सकता हूं। नहीं करने आता तो क्या करेंगे, सीख लेंगे। तो सीखने की क्षमता भी मेरे अंदर है, तो क्या है, बुद्धि है। बुद्धि बाई बर्थ होता है कि एक्वायर भी करते हैं, अब ये सवाल है। बुद्धि बाई बर्थ होता है कि एक्वायर करते हैं, प्राप्त करते हैं। बाई बर्थ होता है बुद्धि, एक्वायर नहीं करते। तो मम्मी पापा क्या करते हैं, मम्मी पापा क्या करते हैं, किस फील्ड में है, किस पोजीशन पे हैं, क्या काम करते हैं। खेती करते हैं या बिजनेस करते हैं या कोई और काम करते हैं, किस जॉब में, किस जॉब में, दरोगा है। और आप टीचर बनने जा रहे हैं। अगर बुद्धि जन्मजात होती तो दरोगा वाली बुद्धि आती ना, हम एक्वायर क्यों कर रहे हैं नया फील्ड। तो सवाल ये है कि कई बार बुद्धि दोनों तरीके से हमारे अंदर आती है। चॉइस मेरे ऊपर है कि जो बाई बर्थ मुझे मिला है उससे आगे बढ़े कि नया ट्रैक लेके बढ़े। जो बाई बर्थ हमें मिला है वो काम मेरे लिए आसान लगेगा करना, क्योंकि मेरे खून में है, मेरे जेनेटिक्स से वो आया है। वो काम करने जाऊंगा तो मुझे बहुत आसान लगेगा, लगेगा कि सब किया हुआ है। एक किसान के बेटे को किसानी का काम आसान लगता है, ड्राइवर के बेटे को ड्राइविंग बड़ी जल्दी आ जाती है। ये सब जेनेटिक्स का ही नतीजा है ना। एक टीचर के बच्चे को टीचर बनना ज़्यादा आसान लगता है, लगता है कि ये सब मेंटालिटी सब टीचर बनने वाली ही चीज़ें हैं। लेकिन अगर टीचर का बच्चा इंजीनियर बनने की ओर निकल पड़े तो मेहनत बहुत करना पड़ता है। क्यों, क्योंकि ट्रैक बदल गया। जो जेनेटिक्स से उसे मिला वो कुछ और है, जो वो गेन कर रहा है कुछ और है, तो मेहनत डबल। लेकिन जो जेनेटिक में मिला और जिस ओर मेहनत कर रहे दोनों एक हो तो बेड़ा पार। हमारे यहाँ यही ट्रैक क्या होता है, अक्सर बदल जाते हैं। ये जो हमारे पेरेंट्स हैं, पेरेंट्स में ये हो गए मदर, ये हो गए फादर। अब ध्यान से सुनिए, मदर और फादर, अगर मदर डॉक्टर हैं और फादर साइंटिस्ट हैं, बात समझ गए। तो जो बच्चा पैदा होगा उसमें तो दोनों गुण मौजूद है ना, वो तो दोनों फील्ड में से कोई भी चॉइस करे तो उसे वो काम आसान लगेगा। लेकिन ये बच्चा ये सोचने लगता है कि मुझे आईएएस बनना है। बच्चा क्या सोच रहा है कि मैं क्या बनूंगा, आईएएस बनूंगा। तो ये दोनों फील्ड से अलग हो गया ना उसका एरिया, तो मेहनत डबल। अगर ये सोचता कि मुझे डॉक्टर बनना है तो माँ की तरफ से उसके अंदर जीन्स में वो सी सब गुण आए हुए हैं, सिर्फ बस वो मेहनत करे निकलते जाएगा, काम उसका रुकेगा नहीं। अगर वो साइंटिस्ट बनना चाहता है या साइंस में रिसर्च वगैरह करना चाहता है, जाना चाहता है, तो फादर से ये गुण उसे भरपूर मिला है, उस फील्ड में भी वो आगे जा सकता है। लेकिन क्या चुना, दोनों से अलग। तो बाई बर्थ भी इंटेलिजेंस हमारे अंदर हो सकता है और हम एक्वायर भी कर सकते हैं। तो इंटेलिजेंस दोनों तरीके के होते हैं। इंटेलिजेंस बाई बर्थ भी आ सकता है और हम फील्ड से, हाँ, अर्जित भी कर सकते हैं। हाँ, जो अलग करेंगे वो अर्जित कर रहे हैं, उनके लिए मेहनत ज़्यादा है, ट्रैक से अलग हट के काम कर रहे हैं वो। अभी खुद ही सोचिए कि अगर जेनेटिक्स वाले के हिसाब से काम को देखा जाए तो वो काम इतना आसान क्यों लगता है, क्योंकि लगता है कि पहले से किया हुआ है, हमारे खून में वो चीज़ मिली हुई है। अगर ऐसा नहीं होता तो किसी आर्मी में सिलेक्शन के लिए या डिफेंस में सिलेक्शन के लिए क्यों पूछता है कि फैमिली में पहले से कोई आर्मी में है क्या। बाकी जगह हमेशा नहीं पूछा जाता, डिफेंस में क्यों पूछा जाता है, क्योंकि अगर आपके खून में वो गुण पहले से आया हुआ है तो ट्रेनिंग कम करना पड़ेगा, मेहनत कम करना पड़ेगा। वही तो कह रहे हैं कि फिर मेहनत क्या हो जाता है, सामान्य से अलग, मेहनत ज्यादा। जब ट्रैक अलग तो, ट्रैक अलग तो मेहनत
तो ये दिख रहा है ना, तो ये क्या लिख रहा है, मेहनत उसको ज़्यादा करना पड़ेगा अगर ट्रैक से, हाँ ट्रैक से अलग हटता है मतलब मेहनत ज़्यादा है। तो जुनून और जोश ऐसा ही होना चाहिए। समय लगा 7 साल, जबकि मम्मी और पापा में से कोई पहले से ऐसा ही होता तो इसको ये काम और आसान हो जाता। अगर होते तो कितना काम आसान हो जाता, वो गाइड करते, कराते, खुद मेहनत करते, निकल जाते, लेकिन कोई था ही नहीं आगे पीछे, तो मुश्किल तो झेलना है। तो यही चीज़ समझाने की कोशिश की जा रही है कि जब कभी भी हम इंटेलिजेंस की बात करते हैं तो वो बाई बर्थ भी हमारे अंदर आ सकता है और हम गेन भी कर सकते हैं अगर उससे अलग करना है तो अब बिहार में क्या है, 90% लोग ट्रैक से अलग काम कर रहे हैं, थोड़ा सा नहीं है, 90% लोग। 10% लोग हैं जो अपने फादर या इनके प्रोफेशन को फॉलो करते हैं, 90% लोगों को अलग चाहिए, नया। हाँ टीचर, सब लोग चाह रहा है अपने अपने ट्रैक पर काम करना। मतलब हम लोग जो भाई हैं, कजन्स हैं, वो सब देखिए अलग अलग पोस्ट पर कैसे हैं। हमारे यहाँ एक एएसआई है, एक बिहार पुलिस में है। हमारे यहाँ फैमिली में देखिए कैसे कैसे लोग हैं, एक बिहार एएसआई, बिहार पुलिस, एक आदमी आर्मी में है, एक आदमी असम राइफल्स में है, एक बैरिस्टर है, बैरिस्टर भी है, एक प्रोफेसर है, स्कूल टीचर भी हैं, बिजनेसमैन भी है। क्या बाकी रह गया, सब अलग अलग फील्ड में। फैमिली में पहले कौन क्या कर रहा था मैटर नहीं करता है, हमारे दादा सिर्फ आर्मी में थे बस। पुलिस में, बाकी सब लोग अलग ट्रैक पर काम कर रहे हैं। टीचर है हाँ, अपॉर्चुनिटी टीचर बनने की ज़्यादा है तो लोगों को जल्दी मिल गया, पहले से ही है। बहुत अच्छी बात है। तो ये सब बताने के पीछे वजह यही है कि हर आदमी अलग फील्ड में काम। बैरिस्टर वकील को कहते हैं, गांधी जी बैरिस्टर थे, जिन्ना बैरिस्टर थे, नेहरू बैरिस्टर थे, ये सब लोग बैरिस्टर कहलाते हैं। मतलब जो एलएलबी 3 साल और एलएलएम 2 साल दोनों कोर्स किया हो वो बैरिस्टर कहलाते हैं। एलएलबी प्लस एलएलएम यानी ग्रेजुएशन और पीजी दोनों लॉ में, और अब पीएचडी हो रहा है, अभी वो पीएचडी करने गया सेंट्रल यूनिवर्सिटी से। तो ये सब लोग फैमिली में कनेक्टेड हैं। दादा आर्मी में थे, दादा आर्मी में थे। तो ये दर्शाता है कि हम गेन भी कर सकते हैं और हमारे पास बाई बर्थ भी आ सकता है। तो इंटेलिजेंस कोई भी पूछे कि कैसा होता है तो क्या कहेंगे, बाई बर्थ भी होता है और एक्वायर भी कर सकते हैं, प्राप्त भी कर सकते हैं, ये दोनों बातें हैं। तो हम अभी आपको डिफिनीशन लिखवा रहे थे, यही ना, एक डिफिनीशन मैंने बताया, दूसरा जो आपके एग्जाम में 6 बार पूछ चुका है डिफिनीशन वो लिखवा रहे हैं। ये डिफिनीशन है, इंटेलिजेंस इज नॉट अ सिंगल एंटाइटी but a set of abilities मतलब समझ पाए, बुद्धिमता कोई एकल तत्व नहीं, हिंदी में लिख देते हैं, बुद्धिमता कोई एकल तत्व नहीं वरन योग्यताओं का एक समुच्चय है। और ये डिफिनेशन किसने दिया था, गार्डनर, ये नाम सुना होगा सीटेट में,
ये डेफिनेशन गार्डनर की है, और अब तक जितने भी लोगों ने डेफिनेशन दिया है उन सब में सबसे बेस्ट गार्डनर ने ये डेफिनेशन दिया था कि बुद्धिमत्ता कोई एकल तत्व नहीं है, बल्कि एक व्यक्ति में अनेक योग्यताओं का समूह होता है। बहुत सारे बुद्धि एक आदमी में हो सकता है, एक नहीं होता। हाँ, तो यही चीज है कि कोई एकल तत्व नहीं है, वरन योग्यताओं का एक समुच्चय है, समूह है, ऐसा शब्द बदल बदल के लिख सकता है। हो गया? तो डेफिनेशन भी आपने समझा। नेक्स्ट क्लास से हम लोग शुरू करेंगे इंटेलिजेंस थियरी। कम से कम 3 या 4 दिन लगातार लगेगा थियरी को कवर करने में, और तब हम लोग उसे देख पाएंगे, कर पाएंगे। इंटेलिजेंस थियरी अगला टॉपिक, अगला चैप्टर होगा। अब आज हम लोग बात करने वाले हैं थोड़ा सा हिंदी